दोस्तों नमस्कार। राजनीति की लकीर शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसको पार करने की उसने कोशिश कभी किसी चुनाव में खुले तौर पर की नहीं। क्योंकि याद कीजिए, चीन के साथ युद्ध के बाद का चुनाव हो या फिर इमरजेंसी के बाद 1977 का चुनाव या फिर मंडल कमंडल को लेकर इस देश के भीतर में राजनीतिक सियासी घमासान और उसके बाद चुनाव का माहौल, आरएसएस ने खुद को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर ही रखा और राजनीति को अपने से दूर करने का लगातार प्रयास इस तरीके से किया जिससे यह न लगे कि स्वयंसेवक पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी करने लगा है। लेकिन 2024 का चुनाव शायद इस देश के लिए कितना अलग चुनाव है और यह चुनाव सिर्फ राजनीति को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि समूचे देश को प्रभावित करेगा और उसकी शिकन या कहें उसको लेकर परेशानी का सबब आरएसएस के माथे पर क्यों दिखाई देने लगा है। यह दूर की बात नहीं है कि हर बरस दशहरा के मौके पर आरएसएस के सरसंघचालक उनका भाषण नागपुर में होता है। कल भी हुआ, लेकिन कल के भाषण ने उस लकीर के पार जाकर क्या आरएसएस के माथे पर एक ऐसी शिकन की लकीर खींच डाली जहां पर उसे लगने लगा है कि आने वाले वक्त में आरएसएस को डिगाने का काम इस देश में बाखूबी होगा और चुनाव के वक्त तो खास तौर से होगा। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया और आरएसएस ने राहुल गांधी पर मानहानि से लेकर तमाम मुकदमों के मद्देनजर अदालती कटघरे में खड़ा किया, यह एक राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है? या फिर आने वाले वक्त में इस बात का एहसास दिल्ली की सत्ता को भी हो चला है कि अगर दिल्ली की सत्ता 2024 में डगमगाई तो निशाने पर सबसे पहले इस देश में आरएसएस ही होगी। और शायद यही वो वजह है कि पहली बार सरसंघचालक का भाषण दशहरा के मौके पर जो नागपुर से निकला उसने दो बातों पर हर किसी का ध्यान कहीं ना कहीं आकर्षित कर दिया। पहली बात तो यह लगा ऐसा कि दरअसल यह सरसंघचालक का भाषण नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली का भाषण है, जिसमें सरकार की उपलब्धियां, दर्जन भर उपलब्धियों का जिक्र खुले तौर पर करते हुए इस देश के नेतृत्व को मौजूदा वक्त में नहीं बल्कि अतीत काल से लेकर आने वाले वक्त तक में सबसे बेहतरीन शासक के तौर पर स्थापित करना है। और दूसरी परिस्थिति है इस दौर में, चाहे सवाल मुसलमानों का हो चाहे सवाल ईसाइयों का हो, उसको लेकर आरएसएस के भीतर अब एक हलचल हो चली है कि अगर सभी को एक बराबर नहीं रखा और राजनीति एक बराबर रखती नहीं है और मोदी सत्ता ने एक बराबर रखा नहीं है, तो क्यों नहीं उस राजनीति से दो कदम पीछे हटकर खुद को सामाजिक सांस्कृतिक तौर से आगे निकलकर एक ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों को इस देश के सामने रखने की जरूरत है जहां कहा जा सके कि देखिए, हम सेकुलर हैं, हम समाजवादी हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। घाव तो बहुत गहरे होंगे लेकिन यह दौर घाव को भरने का है। यह मत सोचिए कि आपके साथ कब क्या अतीत में हुआ है, वह तो राजनीति की जरूरत होती है, लेकिन इस देश की जरूरत शायद उन घाव को याद करना नहीं है। प्रगति के पथ पर सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा। अब आपके जहन में दो सवाल होंगे। पहला सवाल, वह कौन सी उपलब्धियां हैं जो एक तरफ देश के सरसंघचालक दशहरा के मौके पर इस देश को स्वयंसेवकों के जरिए बताना चाहते हैं, और दूसरा सवाल, वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें अब उन्हें महसूस होने लगा है कि इस देश के भीतर जितनी लकीरें खींची गई हैं उन लकीरों को अगर नहीं मिटाया गया या आरएसएस उसे मिटाते हुई नजर नहीं आई तो फिर चुनाव के बाद क्या होगा, शायद इसके लिए आरएसएस को अब तैयार हो जाना चाहिए। आरएसएस अपने तौर पर कितनी तैयार है और तैयार होना चाहिए, कागज पर अलग है और वैचारिक तौर पर और शायद इस देश के परसेप्शन के तौर पर वह एक अलग सोच है। दूसरी सोच है कि इस दौर में क्या खुद प्रधानमंत्री जो एक वक्त संघ के प्रचारक रहे
और संघ के प्रचारक के प्रधानमंत्री बनने पर आरएसएस ने खूब ढोल पीटे। लेकिन इस देश के भीतर जो नफरत और जिस घृणा का जिक्र राहुल गांधी ने लगातार यह कहकर किया कि मोहब्बत की जरूरत क्यों है, क्या उसका एहसास पहली बार राजनीतिक तौर पर आरएसएस को होने लगा है? आप सोच रहे होंगे ये पहेलियां बुझाई जा रही हैं। जी नहीं, यहां पर 4-5 सवाल पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद एक एक पन्नों को हम खोलते चलेंगे। पहला सवाल, आरएसएस का स्वयंसेवक जमीन पर काम करता है और उसने देखा परखा कि इस दौर में मोदी सत्ता के जरिए जो मुद्दे आर्थिक तौर पर इस देश में निकल कर आए, उसको लेकर बोलने वाला सत्ता में कोई नहीं है। तो आरएसएस की पहली मुश्किल यानी स्वयंसेवक की पहली मुश्किल वहां पर थी। दूसरी मुश्किल, इस दौर में मोदी सत्ता के साथ आरएसएस की सत्ता को खड़ा करके राहुल गांधी या कांग्रेस ने या विपक्ष ने सीधे तौर पर जब निशाने पर लिया तो देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र किया। यह दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल है कि आरएसएस अपने तौर पर सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियों को जीना इस दौर में छोड़ चुका है और राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता के हर कार्यक्रम के पीछे खड़ा है। यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है स्वयंसेवक की भूमिका और बीजेपी कैडर की भूमिका दोनों एक लकीर पर चलने की स्थिति में इस देश के भीतर नहीं है। यह चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है, इन तमाम परिस्थितियों में सरसंघ चालक की भूमिका क्या होनी चाहिए। एक, और सरसंघ चालक को क्या अगर अपने स्क्रिप्ट को थमा दिया जाए और वह बोलना शुरू करें तो लगे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा है, उससे काम चल जाएगा क्या? यह पांचवा सवाल है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द कल दशहरा के मौके पर सरसंघ चालक का भाषण, राहुल गांधी का संघ को निशाने पर लेना, मोदी सत्ता की चुनाव के मौके पर डामाडोल स्थिति होना, और ऐसे में एक तरफ मोदी सत्ता को भी संभालना है और दूसरी तरफ आरएसएस को भी पुरानी परिस्थितियों के साथ नई दिशा में खड़ा करना है। यह भी चुनौती है और इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें धीरे धीरे चल रही है। इसीलिए जो स्क्रिप्ट दिल्ली से निकलकर नागपुर पहुंची, सबसे पहले उसका जिक्र। सामान्य तौर पर यह होता नहीं है कि किसी सत्ता के कार्यक्रमों को सरसंघ चालक एक लाइन में बताने लग जाएं, लेकिन कल उन्होंने बतलाया। यानी मैसेज बहुत साफ दिल्ली का था कि आप उपलब्धियों को परोसते चले जाइए, अन्यथा आने वाले वक्त में हम चुनाव हारे तो फिर आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। जरा 1 दर्जन मुद्दों को परखने की कोशिश कीजिए। G20 के जरिए जो सफलता मिली, उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारत की उसमें बन गई। इसी बात का जिक्र मोदी तमाम रैलियों